कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो होगा वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करता है और उस कॉलिजन की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कॉलिजन जो होगा वो दो तरह का होगा। एक कॉलिजन होगा इफेक्टिव कॉलिजन, दूसरा होगा इनइफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब वैसा कॉलिजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं। और वैसा कॉलिजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना हो पाए, उसको हम लोग बोलते हैं इनइफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसी से रिलेटेड फिर इसका है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो अब इसमें पहले इसका देखते हैं, वही चीज है कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मतलब किसी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट में रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे से कोलाइड करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यही है कॉलिजन थ्योरी की बात। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब हुआ कॉलिजंस बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट ब्रिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजंस। और ineffective collision, the collisions between the reactant molecules that does not bring the formation of product is called ineffective collision. फिर जो collision frequency की बात कर रहे थे, collision frequency का मतलब क्या होता है कि किसी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर में जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है उसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वही है नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम मिक्सचर में, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ कॉलिजन्स हो रहा है रिएक्टेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है जेड इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई जो होता है वो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये। तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। जेड जो है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब इस ये जो है ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। इसमें ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जेड जो है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे जेड जो है हो गया वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो है वो गैस कांस्टेंट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या है। तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, वो होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, जिस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी होती है, वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। जिस जिस रिएक्टेंट की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम हो, वो कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जिसके पास एनर्जी जो है वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। ठीक है, तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो यही चीज हो गया। और ये है एर्हेनियस इक्वेशन है, k इज इक्वल टू 8 इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो कि एक कांस्टेंट होता है। ए जो है ये कांस्टेंट है जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। और ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, जैसे कि ये जो इक्वेशन जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, हम लोग देखेंगे इसका। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉलिजन थ्योरी क्या होता है, उसके अलावा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, और इफेक्टिव कॉलिजन और इनइफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है उसकी बात। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं। ये है रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसके पहले एक और टॉपिक होगा, उसको पहले देखते हैं। एक मिनट। हाँ, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू ऑकर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरियर। ठीक है, बैरियर का मतलब होता है कि वो एक तरह का, ये जिस चीज को पार करना होता है। केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो बैरियर है, उस बैरियर को जब तक हम पार नहीं करेंगे, रिएक्टेंट पार नहीं करेगा, तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बैरियर का मतलब वो हुआ। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए दो तरह का बैरियर होता है, एक एनर्जी बैरियर होता है और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर होता है। ठीक है, एनर्जी बैरियर क्या होता है, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, उसको देखते हैं। तो मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस टू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज टू ब्रिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े हुए हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे होता है। तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी में डिफरेंस है। वहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है। यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो दूसरे चीज से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, पहले ही बताए थे कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ही दे। ठीक है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है तो हो सकता है कि 80 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे और 20 जो है वो कॉलिजन जो है वो ना कर पाए। ठीक है, तो वो जो 20 मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करके नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, उस क्योंकि उसके पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। ठीक है, वही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसके पास ये एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज्यादा एनर्जी हो, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अब जैसे कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, जैसे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, जैसे कि सपोज करते हैं कि 10 जूल है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल के बराबर है, मतलब उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास ये कंडीशन है कि उसके पास 10 जूल एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास 10 जूल की एनर्जी हो। ठीक है, हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के पास 10 जूल की एनर्जी पहले से हो, या किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 10 जूल से ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसा मॉलिक्यूल्स हो सकता है जो कि उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी हो। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जिसके पास एनर्जी जो है 8 जूल के बराबर हो। ठीक है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ही कंडीशन दे रखा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए, मतलब 10 जूल के बराबर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, ठीक है, उसके लिए हर एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास कम से कम एनर्जी कितना होना चाहिए, 10 जूल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है उसके पास 8 जूल एनर्जी है, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से हमको एनर्जी 2 जूल उसको दे देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही उसको हम उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को बाहर से जो 2 जूल एनर्जी हम दे देंगे, तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो 2 जूल एनर्जी हम जो दे रहे हैं, दैट 2 जूल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया जा रहा है कि आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहले ही बताएं कि जरूरी नहीं है कि सारा का सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन हम लेते हैं, उसमें उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ही कंडीशन हमको पता है कि हर एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास मिनिमम 10 जूल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ के पास 10 जूल हो सकता है, कुछ के पास 10 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कुछ के पास नहीं होगा। ठीक है, तो उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर किसी रिएक्टेंट के पास 6 जूल एनर्जी है, ठीक है,
तो उसको हमको बाहर से एक्स्ट्रा 4 जूल एनर्जी देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे केस में वो जो 4 जूल एनर्जी है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यानी वहां पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया जा रहा है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो वही है, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो कि सप्लाई करना पड़ता है, जो सप्लाई करना ही चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। वो मिनिमम एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। या फिर उसको हम कैसे बोल सकते हैं, दैट इज टू मेक द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को हमको देना पड़ेगा ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, वो मिनिमम एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लिए थे 10 जूल का, 10 जूल क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यानी वो एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास 7 जूल एनर्जी है, तो हमको बाहर से 3 जूल एनर्जी देना पड़ेगा ताकि 7 और 3 मिलके ऐड होके कितना हो जाए, 10 जूल हो जाए, ठीक है। तो यानी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो वो 3 जूल जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला ये कहा जा सकता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी से 10 जूल है, तो 10 जूल जो है वो किसके बराबर है, 7 प्लस 3। 7 जूल क्या था, 7 जूल वो एनर्जी थी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहले से था, और 3 जूल जो एनर्जी हम बाहर से दिए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो 7 प्लस 3, तो 7 कौन सी एनर्जी थी, एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स था उसके पास पहले से जो एनर्जी थी वो 7 जूल, और 3 जूल जो हम बाहर से दिए हैं वो है एक्टिवेशन एनर्जी। उन्हीं दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से फॉर्मूला से हम ये भी कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स स्पीसीज, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 और 10 में से घटा देंगे 7, तो आ जाएगा 3 जूल। तो 3 जूल जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है और उससे रिलेटेड जो है ये फॉर्मूला। तो एक तो बैरियर, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए पहला बैरियर था एनर्जी बैरियर, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास वो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और वो मिनिमम एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करने के लिए जो बाहर से एनर्जी हमको देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला है, उस एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। दूसरा बैरियर क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो है वो इफेक्टिवली जो है वो एक दूसरे से कोलाइड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर इन एन इफेक्टिव मैनर, इफेक्टिव मैनर दैट इज इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक दूसरे से कोलाइड करना। जैसे तैसे कोलाइड कर देने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए इफेक्टिवली एक दूसरे से कोलाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक दूसरे से सही से कोलाइड कर सके। ये नहीं कि जैसे तैसे कोलाइड कर रहे हैं उस तरह से नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट ए मॉलिक्यूल से, ये सब ए रिएक्टेंट है और दूसरा बी रिएक्टेंट है, तो ऐसे में कोलाइड करेगा जब इस डायरेक्शन में, तो सही से कॉलिजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कॉलिजन ऐसे होगा जो नीचे में जो दिखाया गया है, तो इस तरह से जब कॉलिजन होगा तो बिल्कुल हेड टू हेड कॉलिजन होगा। तो हेड टू हेड ऐसे कॉलिजन होगा तो वैसे केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो इस तरह से जो है इसका ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक इफेक्टिवली एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ प्रॉपर डायरेक्शन में सही से कोलाइड करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सही से हो सके, ठीक है। तो दीज आर टू बैरियर्स विच आर नीडेड फॉर केमिकल रिएक्शन टू ऑकर और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू ऑकर, ठीक है। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के होने के लिए, केमिकल रिएक्शन के होने के लिए दो बैरियर है, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। तो ये चीज को समझ गए होंगे।
फिर इसके बाद अब देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट होगा या स्लो होगा, किस रेट से होगा, ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये चीज देखना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो इसमें वन बाय वन देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसेस स्टेट में है, किस स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसा ये देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब गैसेस स्टेट में जब रहेगा तो वो सबसे तेजी से रिएक्शन कर सकता है। उससे स्लो करेगा लिक्विड का रिएक्टेंट, सबसे स्लो करेगा सॉलिड का रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी पढ़े कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को आपस में प्रॉपर कोलाइड करना पड़ेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को करने के लिए। ठीक है, तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, वो सब फ्री होता है, रैंडम मोशन में होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में होता है, तो वहां पे कॉलिजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लिक्विड के केस में कॉलिजन होने का चांसेस उससे कम, और सॉलिड के केस में सबसे कम। ठीक है, तो सबसे अच्छे से कॉलिजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स कब हो सकता है, जब रिएक्टेंट गैसीय स्टेट में हो। इसीलिए बहुत ऐसा रिएक्शन होता भी है जिसमें कि अगर वो रिएक्शन अगर नहीं अगर हो रहा हो, तो अगर उसको हम हीट दे देते हैं, तो हीट दे देने से क्या हो जाता है, जनरली ऐसा मान लो वो लिक्विड स्टेट में है तो वेपर बन जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वो एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वैसे केस में वो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स तेजी से कोलाइड करेगा एक दूसरे से, उतना ही स्ट्रांगली कोलाइड करेगा, इफेक्टिवली कोलाइड करेगा, तो वैसे केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज है, तो गैसियस रिएक्टेंट सबसे तेजी से रिएक्शन क्यों कर सकता है, इसका रीजन क्लियरली समझ सकते हैं, क्योंकि गैस के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और ज्यादा एनर्जी के साथ हो सकता है और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। तो बिकॉज इन गैसियस फेज कॉलिजन इज मैक्सिमम, गैसियस फेज में कॉलिजन मैक्सिमम होगा, व्हाइल इन लिक्विड इट इज लेस एंड सॉलिड, इन सॉलिड इट इज लीस्ट, सॉलिड में कॉलिजन सबसे कम होगा। ठीक है, और इसको एलेबोरेट करके लिख सकते हैं कि गैसीय स्टेट में कॉलिजन मैक्सिमम होगा और साथ में उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ भी होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कॉलिजन ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हुआ। फिर इसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। रिएक्टेंट या कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ही ज्यादा होगा, वैसे केस में रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करने के लिए जगह ज्यादा होगी, स्पेस ज्यादा होगी, तो वैसे केस में जो है वो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अच्छे से कोलाइड कर सकेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो जितना ही ज्यादा सरफेस एरिया है, तो ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, फास्टर इज द रिएक्शन। जितना ही ज्यादा रिएक्टेंट का या कैटलिस्ट का सरफेस एरिया होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा, वो रिएक्शन उतनी ही तेजी से होगा। ठीक है, और इसीलिए जैसे हम लोग बहुत ऐसे रिएक्शन देखे भी हैं, डी ब्लॉक में भी जैसे हम लोग पढ़े थे, जो रिएक्टेंट को पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता था, बहुत ऐसा कैटलिस्ट भी जो है उसको पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। पाउडर्ड फॉर्म में लेने से क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म में लेने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वैसे केस में वो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो है आपस में अच्छे से कोलाइड कर सकता है, अच्छे से रिएक्शन कर सकता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए ये लिखा गया है, सो रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म रिएक्ट फास्टर। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर पाउडर्ड फॉर्म में रहे तो वो ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है, बिकॉज इन पाउडर्ड फॉर्म सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये हो गया, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, पहला फैक्टर फिजिकल स्टेट, दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, तीसरा फैक्टर जो है वो केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का केमिकल नेचर जो है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल किस तरह से एक दूसरे से बॉन्डेड है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे P4 फॉस्फोरस है ये, और N2 ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से रिएक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन
नाइट्रोजन N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और फास्फोरस में चारों फास्फोरस के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब है टाइम भी हमको ज्यादा लगेगा, ज्यादा एनर्जी देने में हमको टाइम भी ज्यादा लगेगा, यानी वो रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो P4 कैन रिएक्ट फास्टर देन N2 मॉलिक्यूल्स because in P4 molecules atoms are attached together by single bond, while in N2 molecules N2 atoms are attached together by triple bond, ठीक है। फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है और नाइट्रोजन N2 में ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो तेजी में टूट जाएगा। नाइट्रोजन का वो जो मॉलिक्यूल्स है उसको टूटने में टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको टूटने में टाइम लगेगा। तो जब टूटने में टाइम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन भी स्लो होगा, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन का मैक्सिमम रिएक्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वगैरह पे ही होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब दिया जाएगा तभी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल टूट सकता है। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन जो है रिएक्शन जल्दी नहीं कर पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, व्हाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। याद ये भी होगा कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, रेंसिडिटी में नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता था रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। जो भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड होता है, ठीक है, वो जिसमें भी फैट और ऑयल वगैरह होता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड खराब हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, ठीक है। तो उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए वैसे फूड आइटम्स में नाइट्रोजन गैस फ्लश किया जाता है, डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या कर देगा, उस फूड आइटम को पूरी तरह से कवर कर देगा। और नाइट्रोजन गैस केमिकली इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, तो यानी वो रूम टेम्परेचर पे किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं रिएक्शन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे वो केमिकली इनर्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्शन कर रहा है उसके केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी वो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किस तरह के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जितना वीक बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, रिएक्शन तेजी से होगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होगा तो तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो वही है। If the reactant molecules are attached together strongly, then rate of reaction is slow. अगर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रांगली अटैच्ड है, ठीक है, तो वैसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। अगर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल वीकली अगर अटैच्ड है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर इजी टू ब्रेक, क्योंकि उसको तोड़ना जो है वो आसान है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग देखे ही थे ऑलरेडी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जितना ही ज्यादा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जितना ही ज्यादा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। तो ग्रेटर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड लोअर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ही कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस टाइम में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट सेम हो जाता है, ठीक है। मतलब जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन, तुरंत फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि तुरंत बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम पे आता है, इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक साथ होने लगता है, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो ये ऐसे ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा जिस पर डिपेंड करता है वो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी दो तरह का होता है,
ये बताया हुआ कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को या तो फास्ट करता है या फिर स्लो करता है अपने कंपोजिशन में बिना चेंज लाए हुए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो क्या करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। अब कैसे करता है तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, लेकिन